नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णावल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम भारतीय इतिहास से देख रहे हैं। भारतीय इतिहास में हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास करा दिए थे। आधुनिक भारत का इतिहास हम देख रहे हैं। आधुनिक भारत इतिहास का भी हम पार्ट फर्स्ट करा दिए थे। आज हमारा सेकंड और लास्ट पार्ट होगा आधुनिक भारत का इतिहास में। दोस्तों, आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए, कमेंट भी किया करिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? किसने नहीं कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने। इसका डिटेल देखते हैं। उपर्युक्त प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण का सही हिंदी अनुवाद है, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह नहीं कहा है? कार्ल हेनरिक मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह न मानकर इसे जन क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। मार्क्स ने 1857 के विद्रोह को भारत में स्वाधीनता संग्राम की चिंगारी कहा, जबकि जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। जॉन लॉरेंस और सैयद अहमद खान ने इसे सैनिक विद्रोह कहा। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने इसे तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न तो पहला न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, कहा। और 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिकों के विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी। डी ऑप्शन सही है। बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वह वाजिद अली शाह की पत्नी व बिरजिस कादिर की मां थी। उन्होंने लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अवध के रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है, जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया था? तो कौन? बेगम हजरत महल ने भाग लिया। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? तो किसने सहायता नहीं प्रदान की अंग्रेजों को? अवध की बेगम हजरत महल ने। इसका डिटेल देखते हैं। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प नीति थी। नीति सामाजिक धार्मिक नीतियां आदि थी। इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल और रोटी, कमल का फूल
और चपाती रोटी था। इस विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दी थी। के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को जो है अंग्रेजों ने 1859 में जो है शिवपुरी के किले में, किला था, शिवपुरी के किले में इन्हें फांसी दे दी गई थी। तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ग्वालियर के पतन के बाद नेपाल चले गए, जहां पर एक जमींदार मित्र जो है मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई थी। 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो नाना साहब जो है कानपुर के नेता थे। डिटेल देखते हैं। कानपुर में नाना साहब ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र एवं उनके नेतृत्वकर्ता रहे हैं। केंद्र और नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं हम, जो इम्पोर्टेंट है। केंद्र हो गया हमारा नेतृत्वकर्ता। दिल्ली के जो है नेतृत्वकर्ता किसने की? तो जनरल बख्त खान ने की। और लखनऊ का जो है बेगम हजरत महल ने की। ग्वालियर का जो है तात्या टोपे की है। बिहार का जो है कुंवर जगदीश सिंह की है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पल्ली आंदोलन संबंधित है किससे? तो तमिलनाडु से। डिटेल देखते हैं। उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोगों उत्तरी तमिलनाडु की एक निम्न जाति पल्ली के लोग 1871 ईस्वी में स्वयं को क्षत्रिय वर्ग में रखने लगे। वे अपने को बनिया कुल क्षत्रिय कहने लगे। यह विधवा पुनर्विवाह का निषेध जैसे उच्च जाति के रीति रिवाज का अनुसरण करने लगे। अतः स्पष्ट है कि पल्ली आंदोलन का संबंध जो है तमिलनाडु से है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो कौन था? बाबा रामचंद्र थे। अवध के कृषक आंदोलन का नेता जो है बाबा रामचंद्र थे। डिटेल देखते हैं दोस्तों। अवध के कृषक आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था, जो नाई धोबी सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था। यह आंदोलन किसानों द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए हम देखते हैं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। पहला क्वेश्चन है इस टॉपिक से हमारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जिसकी सिफारिश पर किया गया? तो किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। डिटेल पढ़ते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर
सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय बन गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? तो प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया है। 1854 के वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। यह आयोग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। यह समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी में तिलक द्वारा किया जाता था। किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? तो जस्टिस रनाडे ने। डिटेल देखते हैं दोस्तों। इंदु प्रकाश एक आंग्ल मराठी पत्र था जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर किया जाता था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा ब्रिटिश शासन की आलोचना से संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाते थे। 1862 ईस्वी में इस द्विभाषी पत्रिका को M.G. रनाडे द्वारा संपादित किया गया था। M.G. रनाडे द्वारा इंदु प्रकाश संपादित किया गया था। नेक्स्ट है, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। स्वतंत्र इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन वर्ष 1919 में अंग्रेजी भाषा में किए थे। स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका 1919 में प्रकाशित की गई थी, वो भी अंग्रेजी भाषा में मोतीलाल नेहरू ने की थी। स्वतंत्र पत्रिका के संपादक मोतीलाल नेहरू थे। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? तो अरविंद घोष किए थे। 6 अगस्त 1906 में वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। यह पत्र अंग्रेजी भाषा में था, लेकिन भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई। इसकी स्थापना श्री सुबोध चंद्र मलिक, देशबंधु चित्तरंजन दास और बिपिन चंद्र पाल ने श्री अरविंद घोष के संपादकत्व में की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? नहीं पूछा है, तो कौन मेल नहीं खाता है? तो देखते हैं, पुराने पत्रों
का एक समूह जो है जवाहरलाल नेहरू का है, सही है। उसके बाद समय का संक्षिप्त इतिहास, यही गलत है। बाकी सी देखते हैं। आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर की है। कहा है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान किसका है, तो कार्ल मार्क्स का है। ये पुराने पुराने पत्र हैं। इसमें ए सी डी सही है, बी जो है गलत है। एक्सप्लेन देख लेते हैं हम क्या दिया है। तो सही सुमेलित है, पुराने पत्रों का एक समूह है। चलिए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू समय का संक्षिप्त इतिहास है। स्टीफन हॉकिंग का जो है आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। उसके बाद स्टीफन हॉकिंग का जो है आ मिडसमर नाइट्स ड्रीम है। उसके बाद देखते हैं विलियम शेक्सपियर का जो है राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना है, आलोचना में योगदान है। योगदान जो है कार्ल मार्क्स का है। चलिए अगला देखते हैं। वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया, तो आप लोग को पता होगा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। डिटेल देख लेते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बॉम्बे या मुंबई में की थी। इनकी पुस्तक जो है सत्यार्थ प्रकाश है। नेक्स्ट है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो कहाँ की थी, तो बॉम्बे, अब मुंबई हो गया है। नेक्स्ट है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में 1897 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई थी। और सॉरी दोस्तों, कुछ इधर उधर दिमाग घूम गया। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा। डिटेल देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। यह दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। अमेरिका प्रवास से वापस आने के उपरांत स्वामी जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई, चेन्नई। दोस्तों ये कहाँ है? तो बेलूर में स्थित है। बेलूर में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। बेलूर कहाँ है? बेलूर है कोलकाता में। डिटेल देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 को की। वर्ष 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कोलकाता के बेलूर में स्थित है। मिशन का जो नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता यह 19वीं सदी का अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता प्राच्य या पूर्वी और आधुनिक या पश्चिमी, इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियमों ने घोषित किया। क्या घोषित किया? तो कन्या हत्या को अवैध। 1795 और 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम ने कन्या हत्या को अवैध घोषित किया। डिटेल देखते हैं। 1891 में वी.एम. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष की कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने वी.एम. मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना। 1892 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे जो है आत्मी सिद्धि आर्य जागृत। देखिए जो 1815 ईस्वी में जो है एक संस्था की स्थापना की। 1892 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की, जिसे जो है आत्मी सभा नाम की संस्था की स्थापना किए थे। सभा कहा जाता था आत्मी सभा, जिसे ब्रह्म समाज के नाम से भी जाना गया। तो देखते हैं
एक्सप्लेन में क्या दिया गया है? राजा राम मोहन राय ने अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार हेतु अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर कलकत्ता में 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा नामक एक संस्था की स्थापना की। इसमें प्रति सप्ताह वेद पाठ होता था और ब्रह्म संगीत गाए जाते थे, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों द्वारा इसका विरोध किया गया। इस संदर्भ में 1819 ईस्वी में सभा का एक बड़ा अधिवेशन हुआ, जिसमें पुराणपंथियों के नेता राधाकांत देव ने राजा राम मोहन राय के सिद्धांतों को गलत साबित करने की चेष्टा की, किंतु वे सफल नहीं हुए। कालांतर में राजा राम मोहन राय और उनके सहयोगियों श्री द्वारकानाथ ठाकुर और कालीनाथ मुंशी प्रसन्न कुमार ठाकुर ने मिलकर इस संस्था को अस्थायी रूप प्रदान करने के उद्देश्य से 1858 ईस्वी में एक किराए का मकान लेकर इसे ब्रह्म समाज के नाम से स्थापित किया। UPSSC ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। UPSSC भाई जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है ए माना है, मतलब ए हमारा है। ए में केवल आत्मी है। तो चलिए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने की थी। डिटेल देख लेते हैं। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ की थी। सावरकर 1906 ईस्वी में लंदन गए थे। इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना की थी, जो कि मेजिनी के विचारों से प्रेरित थी। नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो उस समय क्या नहीं था? कृषि था, हस्तशिल्प भी था। देखते हैं क्या नहीं था। तो निर्माण भी था। तो उसमें उस समय क्या नहीं था? तो हमारा पर्यटन ही नहीं था। क्या नहीं था? तो पर्यटन नहीं था। पर्यटन जो है नहीं था। डिटेल देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। गांव में किसान तथा व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती तथा अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं ही बना लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु एवं कुटीर उद्योगों का सत्यानाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? तो कौन नहीं है? तो इसमें जो है प्रशांत चंद्र महालनोबिस यही नहीं थे शायद।
ठीक है, यही नहीं थे। कौन नहीं थे? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस नहीं थे, बाकी ये तीनों थे। दादा भाई नौरोजी थे, VKRB राव थे, RC देसाई थे। इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, देख लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं थे? तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी थे, VKRB राव थे, RC देसाई थे। 3 लोग थे। डिटेल देखते हैं। प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। इन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी प्रसिद्धि महालनोबिस दूरी के कारण है, जो इनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकीय माप है। महालनोबिस डिस्टेंस सांख्यिकीय माप है। दादा भाई नौरोजी, VKRB राव, RC देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को आरंभिक मध्यम चरण भी कहा जाता है। डिटेल देखते हैं। इसमें BC दोनों आंसर माने गए हैं। डिटेल देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्रारंभिक चरण या उदारवादी चरण या मध्यम चरण जिसे कहते हैं, एक ही है सब। 1885 से 1905 तक रहा है। अब वो दूसरा जो है उग्रवादी चरण जो है 1905 से 1920 तक रहा है। तीसरा जो है क्या है? तो गांधीवादी चरण है, 1920 से 1947 रहा है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो यहीं फिनिश हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब में किया हो तो कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।